गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर। तो कुछ नहीं किया है अब तक, तो अब करेंगे 10 तक। तो फटाफट हम लोग क्विकली रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आता है, किस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, किस में डायरेक्ट डेवलपमेंट, किस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें आता है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? मिस्टर पापा में। अरे याद रखना आसान है, पापा में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा मिस्टर पापा। तो आप मुझे बताओ, एम से मैमल्स, आर से रेप्टाइल्स, पी से प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस की हेल्मिन्थिस। याद रखना ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं। प्लेटी और एस की यहां पर एक साथ है। पी से पॉरीफेरा, ए से आर्थ्रोपोडा और बी से बर्ड्स। तो इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों होता है, जैसे पाइसेस बहुत बड़ा है। अब पाइसेस में दो क्लास है, आप जानते हो, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश। अब देखो, जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उसमें क्लास्पर होता है। क्लास्पर कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर होता है, पेनिस जैसा स्ट्रक्चर होता है। और जब पेनिस है तो इंटरनल होगा, क्योंकि इंटरनल जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप मुझे बताओ, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जो बोनी फिश है उनमें क्लास्पर नहीं होता, तो उसमें एक्सटर्नल होगा। तो इसका मतलब कंप्लीट पाइसेस में क्या हो जाएगा? दोनों में आ जाएगा। फिर आप मुझे बताओ, मोलस्का और सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा कुछ ऐसे हैं, याद रखना, सीलेंट्रेटा और मोलस्का ये दोनों ऐसे हैं जिनमें दोनों टाइप का डेवलपमेंट, दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलेंट्रेटा एंड मोलस्का ऐसे हैं जिनमें दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन और दोनों तरह का डेवलपमेंट दोनों तरह का होता है। और बाकी जो बच गए उसमें क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। अब देखो, सीलेंट्रेटा का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों होगा। इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों होगा। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों होगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। अब आप मुझे बताओ जरा, डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट कहां जाना है भैया? अंबर पे जाना है। कहां जाना है? सीधे अंबर पे जाना है। बोलते ना, स्काई इज द लिमिट। तो मुझे बताओ जरा, एएमबीआर, एस्की हेल्मिन्थिस, मैमल्स, बोनी फिश, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। भाई हमारे सीधे बच्चे पैदा होते हैं ना, कि पहले चूजे पैदा होंगे फिर उसके बाद बच्चे बनेंगे, ऐसा तो नहीं होता। और इसके बाद आप मुझे बताओ, बोथ, वहां पर पीएमसी आया था, यहां पर एएमसी हो गया। एम और सी कॉमन है, बस यहां पर ए से क्या हो जाएगा? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। और रिमेनिंग ऑल में क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉटनी का सेल साइकिल। मुझे बताओ, यूनिसेल भी डिवाइड करता है, मल्टी सेल भी डिवाइड करता है। यूनिसेल डिवाइड करता है तो अपने जैसा पैदा कर देगा, तो मतलब रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तो रिप्रोडक्शन के लिए डिवाइड करता है। दूसरी तरफ मल्टी सेल, इतना सा जाइगोट है, इतना बड़ा गेंडा बन गया, तो आप मुझे बताओ ग्रोथ के लिए करेगा। दूसरा आप मुझे बताना, मान लो कहीं चोट लग गई तो सेल लॉस हो गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए करेगा। तो मल्टी सेल्ड किस लिए करता है? बोलो जरा, मल्टी सेल्ड करता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। किसके लिए? ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए करता है। अब देखो जरा, एक ही जाइगोट, पापा से आए 23 क्रोमोसोम, मम्मी से आए 23 क्रोमोसोम, 23 आए। लेकिन अब आप मुझे बताना, एक सिंगल जाइगोट से लीवर बन गया, लंग्स बन गया, पैंक्रियास बन गया, किडनी बन गई, स्टमक बन गया, ब्रेन बन गया, अलग अलग बन गया। अलग अलग फीचर है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग डिवीजन कैपेसिटी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग सेल में अलग अलग जीन्स एक्टिव हैं। ब्रेन के सेल्स कितना डिवाइड करेंगे? ब्रेन के जीन्स डिसाइड करेंगे। लंग्स के सेल कितना डिवाइड करेंगे? लंग्स के जीन्स डिवाइड करेंगे। बाकी सभी ऑर्गन में सेम डीएनए है, लेकिन अलग अलग जीन एक्टिव है। कैसे? जैसे आप क्लास में जाते हो तो आप मुझे बताओ, फिजिक्स की क्लास चल रही है, आप फिजिक्स की कॉपी निकाल लेते हो, बैग में सारी कॉपी है। केमिस्ट्री की चल रही है, केमिस्ट्री की निकाल लेते हो। बायो की चल रही है, बायो की निकाल ले रहे हो। तो आप मुझे बताओ, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड पर डिफरेंट डिफरेंट कॉपी एक्टिव है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट जीन एक्टिव है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि सेल साइकिल इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। कितना डिवाइड करेगा, कब डिवाइड करेगा, कैसे डिवाइड करेगा, ये सब किसके अंडर है? जेनेटिक कंट्रोल के अंदर है। ये देखो जरा, अब कोई जीन यदि लगातार एक्टिव है तो वो सेल लगातार डिवाइड करते जा रहा है। कोई जीन ऐसा है कि एक बार डिवाइड कर दिया, फिर स्टिमुलस दो, तो उसका सेल भी वैसे ही होगा कि डिवाइड करके रुक गया, स्टिमुलस दो तब डिवाइड करेगा। और कुछ सेल ऐसे एक बार डिवाइड कर लिया फिर नहीं करेगा, जैसे न्यूरॉन्स के सेल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब आप यहां पर जरा ध्यान समझना, तो इसका मतलब डिफरेंट सेल हैज डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, बिकॉज दे हैव डिफरेंट जीन एक्टिव, बिकॉज दे हैव आप मुझे बताओ क्या है? इनके अंदर डिफरेंट जीन्स एक्टिव हैं। बन जाएगा, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, सेल साइकिल। एक सेल है, इससे दो सेल बनाने हैं। ये एक सेल है, इससे दो सेल बनाने हैं।
इसमें एक न्यूक्लियस है भाई, 2 सेल के लिए 2 न्यूक्लियस लगेगा, इसमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है 2 लगेगा, इसमें मान लो एक डीएनए है 2 डीएनए लगेगा, इसमें एक गोल्गी बॉडी है 2 यहां पर लगेगा, यहां एक माइटोकॉन्ड्रिया है यहां 2 है। तो मुझे बताओ इससे ऐसे 2 बनाने के लिए हमको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, और ये सारी चीजों की जरूरत, देखो ये हो गया डिवीजन, लेकिन ये क्या हो गया, इस डिवीजन की प्रिपरेशन। तो ये उसकी प्रिपरेशन है, ये डिवीजन है, ये प्रिपरेशन है, ये डिवीजन है। इस प्रिपरेशन को हम बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। और इसको बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। जैसे एक आदमी पैदा हुआ, फिर आप मुझे बताओ मर गया, उसके बीच में उसका पूरा जीवन था कि नहीं था? बोलो जरा जल्दी से। और हम ऐसे बोल सकते हैं पिछले जन्म में मरा था, इस जन्म में मरेगा, उसके बीच में उसका जीवन था। तो मरने से मरने के बीच में जीवन है, या जीवन से जीवन के बीच में मरना है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे ही सेल साइकिल भी चलती है। आप मुझे बताना, इंटरफेस उसके बाद डिवीजन, इंटरफेस फिर डिवीजन, इंटरफेस फिर डिवीजन। तो ये सेल साइकिल चलती जाती है, चलती जाती है। तो सेल साइकिल का मतलब क्या होगा? इंटरफेस डिवीजन, इंटरफेस डिवीजन, इंटरफेस डिवीजन, ये चलता रहेगा। सभी को पूरा क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब देखो जरा, प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जैसे आप इस बात को समझना, नीट की प्रिपरेशन आप साल भर में कर रहे हो, नीट 3 घंटे में हो रहा है, तो सेल साइकिल की प्रिपरेशन में 95% टाइम लगता है। और यहां पर आप मुझे बताओ, जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है उसमें केवल 5% टाइम लगता है। इवन मोर देन 95%, इवन लेस देन 5%। तो यदि आपसे बोला जाए कि यदि मान लीजिए एक सेल 100 आवर्स में डिवाइड हो रहा है, तो 95 से ज्यादा घंटे उसको लगेंगे इंटरफेस में, और मुझे बताना 5 घंटे से कम लगेंगे उसको किसमें? डिवीजन में। बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। तो यहां पर मान लो 90% में ही, 90 मिनट में ही सेल डिवाइड करता है, तो 90% निकाल लोगे तो ये आ गया 90%, तो 85.5 मिनट, मतलब 85.5 मिनट से ज्यादा टाइम में क्या होगा? इंटरफेस। और उससे कम टाइम में क्या होगा? आप मुझे बताओ जरा। डिवीजन फेस बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से। ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है। जैसे ह्यूमन का दिया हुआ है कि भाई ह्यूमन के नॉर्मल सेल को डिवाइड करने में, जैसे जीआईटी का सेल है, स्किन सेल है, इनको डिवाइड करने में 24 आवर्स लगते हैं। तो 95% से ज्यादा टाइम किस में लगेगा? बोलो जरा। इंटरफेस में लगेगा। और 5% से कम टाइम किस में लगेगा? एम फेज में लगेगा। बन जाएगा? आगे आ जाइए। अब देखो जरा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया 2 मिनट में डिवाइड करता है और फुल हो जाता है 30 मिनट में, फुल हो जाता है 30 मिनट में। तो हाफ कब होगा? भाई 2 मिनट पहले हाफ रहेगा। क्यों? जैसे आप इस तरीके से समझना, मान लो यहां पर 3 है, तो 3 अगले 2 मिनट बाद 6 हो जाएंगे, अगले 2 मिनट बाद वो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, जस्ट 2 मिनट पहले, क्योंकि हर एक सेल डिवाइड करेगा, ये देखो जरा, यदि यहां 12 सेल है तो 2 मिनट पहले यहां 6 रहे होंगे, क्योंकि ये भी 2 होगा, इससे भी 2 होंगे, इससे भी 2 होंगे, इससे भी 2 होंगे, इससे भी 2 होंगे। तो मुझे बताओ हाफ कितने टाइम में हो जाएगा? -2 कर दो, -2 कर दो। चलो एक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डिवाइड करता है और 60 मिनट में पूरा कप फुल हो जाता है। ठीक है, तो मुझे बताओ हाफ कितने मिनट में होगा? 59 मिनट में होगा। कितने में होगा? 59 मिनट में होगा। बन जाएगा? तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब देखो जरा, इंटरफेस एम फेस, इंटरफेस एम फेस बन जाएगा। इस इंटरफेस में क्या होगा? डिवीजन। इंटरफेस एम फेस, इंटरफेस एम फेस, इंटरफेस एम फेस। अब देखो, इसको इंटरफेस क्यों बोलते हैं? साइंटिस्ट को ऐसा लगता था इस ड्यूरेशन में वो कोई काम नहीं करता सेल, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप से चीजें दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो सबसे ज्यादा काम इसी में होता है। इसीलिए इसको पहले गैप बोलते थे, लेकिन अब इसको ग्रोथ बोलते हैं। गैप क्यों बोलते थे? साइंटिस्ट को लगता था नकारा निकम्मा इस समय कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बाद में पता चला कि भैया सबसे ज्यादा काम यहीं पर हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते थे? ग्रोथ फेज। क्या बोल देते थे? ग्रोथ फेज। तो देखो, एम फेज, 2 एम फेज के बीच में ऐसा लगता था सेल कोई काम नहीं कर रहा, इंटरवल, इसीलिए इसको इंटरफेस बोल दिया। क्या बोल दिया इसको? इंटरफेस। तो 2 एम फेज के बीच में इंटरफेस, या फिर 2 इंटरफेस के बीच में एम फेज, क्योंकि ये साइकिल है। बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। अब देखो, इंटरफेस को डिवाइड किया गया 3 फेज में। समझ में आ गया? G1 S G2, G1 S G2। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फेज है वो एस फेज है, सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर डीएनए का सिंथेसिस होता है। डीएनए का सिंथेसिस होगा। अब डीएनए भैया चौड़ा है, बिल्कुल फैला, ऐसे चौड़ा हो गए बढ़ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए डीएनए को रैप कराने की जरूरत है, क्योंकि न्यूक्लियस छोटा सा है तो हिस्टोन बन जाएगा। तो इसी में हिस्टोन भी बन जाएगा और सेंट्रोसोम भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेंट्रोसोम। तो मुझे बताओ जरा, इसमें 3 चीजें हो जाती हैं। कितनी चीजें हो जाती हैं? 3 चीजों का डुप्लीकेशन होता है।
पहला आप मुझे बताओ जरा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, और तीसरा इसमें सेंट्रोसोम, याद आ रहा है जो सेंट्रियोल होता था, सेंट्रोसोम बन जाएगा। इसकी सारी प्रिपरेशन G1 में होगी। और आप मुझे बताओ जरा, इसके बाद G2 आएगा तो सारी प्रिपरेशन एम फेज की सारी प्रिपरेशन इसमें होगी। क्लियर है? इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।